साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि मेरी आवाज साफ आ रही होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासतौर से भाजपा की राजनीति, अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जिस किसी को, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा, मैंने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भारी फूट पड़ेगी, बड़ी संख्या में बिखराव होगा, और अब वह नजर आने लगा है। पिछले 4-5 दिन से जो भगदड़ मची है, मुझे लगता है कि ये लगातार जारी रहेगी। और इसका आप जो सबसे बड़ा रूप है, अभी जब टिकटॉक की घोषणा हो जाएगी बीजेपी की, उसके बाद आप देखेंगे। यह भी संभव है कि भाजपा कई लोगों को टिकट दे और वह चुनाव लड़ने से इंकार कर दे। इस बात की भी संभावना है कि भाजपा उम्मीदवार घोषित करे, उसके बाद उम्मीदवार कहे कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब हम अपना नाम वापस लेंगे। तो कुल मिलाकर के यह भगदड़ जो है, यह अभूतपूर्व है। मुझसे कोई कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव के पहले हुआ, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में जो भगदड़ हुई, उससे आप इसको अलग कैसे देखते हैं? क्यों नहीं एक ही तरह से देखते हैं? तो मेरा एक ही जवाब था कि जो पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह के बागी दिख रहे थे, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। और अब क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तब पर भी भगदड़ मची हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वह बिल्कुल अलग थी उत्तर प्रदेश की स्थिति से। और पूरा का पूरा सोचिए कि केंद्र सरकार लगी हुई अगर उत्तर प्रदेश में भगदड़ मची है, तो इसके लिए तो केंद्र सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। उसकी जवाबदेही कहीं से कम नहीं हो जाती। नरेंद्र मोदी की जवाबदेही नहीं कम होती, नड्डा की जवाबदेही कम नहीं होती, अमित शाह की जवाबदेही कम नहीं होती। ये सबकी सामूहिक पराजय है। जब सेना कल्पनातीत है कि एक पार्टी जो कहती है कि हम दुनिया पर राज करेंगे, दुनिया पर राज करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम नेपाल में सरकार बनाएंगे, पाकिस्तान में सरकार बनाएंगे, अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे। उस पार्टी का हाल यह है कि एक प्रदेश से अभी 3 मंत्री, आज 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया, अब तक 15 इस्तीफे दे चुके, और मुझे लग रहा है कम से कम इनकी संख्या 100 के आसपास पहुंचेगी। ये रुकेगी नहीं, ये लगातार चलती जाएगी। और अभी तो केवल पिछड़े तबके के लोग आए हैं, अभी देखिएगा कि ब्राह्मण भी आएंगे, ब्राह्मण मंत्री भी शामिल होंगे आकर के समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में। यह जो शुरू हुआ है क्रम, यह रुकने का नाम नहीं लेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि इसको देखा कैसे जाए। आज मेरे पास एक बड़ा मार्मिक मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हमारी एक मित्र ने, सोशल एक्टिविस्ट है वर्षा, उन्होंने भेजा, और मैं बड़ा सोच रहा था कि यह बात उन्होंने जो कही है कितनी जायज है। उन्होंने कहा कि मुझसे कि आवेश जी, आपकी मैं पोस्ट पढ़ रही थी, बहुत से विधायक भाजपा छोड़ सपा में जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि शायद यह पार्टी उन्हें समाजवादी पार्टी किस आधार पे अपना रही है। यह सब उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं जिसने तानाशाही की हद कर दी है। यह सच है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे वह विधायक हो जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वह सारे विधायक, वह सारे कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा के एक एक कुकृत्य में जो 5 साल में हुए हैं, वो बराबर के हिस्सेदार हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जिम्मेदार है, दारा सिंह चौहान भी जिम्मेदार है। CAA-NRC के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उत्पीड़न हुआ आम पब्लिक का, उसके लिए यह लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। क्या सिर्फ पार्टी छोड़ देने से इन विधायकों के पाप धुल गए? क्या इन्होंने अपनी बयानबाजी के लिए जनता से माफी मांगी? यदि यह सब नहीं हुआ तो हम किस बात पर खुश हैं? भाजपा को हराना एक बड़ा मकसद है, लेकिन ये लोग तो वही हैं जो जड़ से जो बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सच बात है, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। हम अगर खुश हैं इस बात से, और यकीन मानिए मैं तो खुश हूं,
मैं खुश इस बात से हूं कि बीजेपी टूट रही है। मैं खुश इस बात से हूं कि बीजेपी टूट रही है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया, जहां पे पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के जो मौलिक अधिकार थे वह पूरे छिन्न भिन्न हो गए। मानवाधिकार जो है न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। आम महंगाई, बेरोजगारी चरम पर थी। उस प्रदेश में अगर की जो सरकार है, अगर उसको लोग छोड़ के जा रहे हैं तो हम खुश होंगे, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश यादव को भी याद रखना चाहिए कि ये लोग बराबर के जिम्मेदार रहे हैं, अवसरवादी रहे हैं। अगर कल चुनाव के बाद कहीं से भी स्थिति ये बनी, उनको ये लगा कि अरे कुछ विधायक मिल जाए तो हम अपनी सरकार बना लेंगे, तो बीजेपी तोड़ने में 10 मिनट का वक्त नहीं लगाएगी। और ये सारे के सारे यही लोग होंगे जो छोड़ करके चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेंगे। यह सच्चाई है। इसलिए अखिलेश यादव को पहला काम यह करना चाहिए कि विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ एक मिनिमम रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करें, जो चुनाव के बाद बहुत काम आने वाली है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा, लेकिन एक रिलेशनशिप डेवलप करने की जिम्मेदारी है अखिलेश यादव की। दूसरी बड़ी जवाबदेही अखिलेश यादव की यह है, समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से, कि वह ये लोग जो आ रहे हैं भाजपा में, यह सुनिश्चित करें कि यह जनता से इस बात के लिए क्षमा मांगे कि हां, हमसे यह अपराध हुआ है कि हम भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी में शामिल होकर के उत्तर प्रदेश की जनता के शोषण, उत्पीड़न, उनसे जो बुनियादी अधिकार उनके जो छीने गए, उसमें हम शामिल रहे। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि बहुत जरूरी ना हो, एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जो सारे के सारे लोग सपा में आ रहे हैं उनको टिकट दें। पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा मुझे लगता भी नहीं है कि अखिलेश करेंगे। किसी भी कीमत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह भी अखिलेश यादव को सुनिश्चित करना होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई, भाजपा के साथ यह स्थिति बनी क्यों। देखिए, एक बात तो साफ नजर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अहंकार में एकदम चूर थी। मतलब इतनी अहंकारी, इतनी दर्प में भरी सरकार हमने नहीं देखी। मोदी सरकार जो केंद्र की है वह अहंकार में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार, वह उसका अहंकार चरम पर है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह दिखने लगा था प्रशासनिक तंत्र में भी, सरकार में भी, कि इस सरकार को एक सवर्ण जाति चला रही है। जिस तरह से 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश के, 90% थानों में राजपूत जाति के, केवल राजपूतों की भर्ती कर दी गई थानेदारों के तौर पे। जिस तरह से तमाम जिलों में कलेक्टर और एसपी के पद दे दिए गए ठाकुरों को। जिस तरह से तमाम जो भी लाभ का काम था उत्तर प्रदेश में, उस पे तमाम ठाकुर लोग आ गए। तो निसंदेह इससे सवर्णों की अन्य जातियां, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी बहुत निराश हुए। क्योंकि है क्या कि जब तक सिस्टम में बराबर की हिस्सेदारी नहीं होगी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं होगी, तो न्याय नहीं होगा। और जब न्याय नहीं होगा तो सरकार का कोई महत्व रह नहीं जाता। सरकार पे आस्था सिर्फ न्याय की प्रक्रिया से बनती है, और वो न्याय की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। तो एक बात यह हुई कि पार्टी फोरम में भी, पार्टी के भीतर भी लोग जो थे अन्य जातियों के, वह योगी आदित्यनाथ से लगातार नाराज चल रहे थे। इसलिए क्योंकि वह एक जाति को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए छोड़ रहे हैं। सच्चाई यह है कि वह बेहद उपेक्षित थे। जो बहुजन समाज पार्टी में पार्टी के तमाम ब्राह्मण विधायकों का हाल हुआ करता था, उससे बेहद बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी में गैर ठाकुर विधायकों का, मंत्रियों का था। यह सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ ये तो आप लोग भी जानते होंगे, इस बात से इनकार भी नहीं किया जाना चाहिए कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें
सबसे बड़ी भूमिका अमित शाह की थी। उसके अलावा सुनील बंसल की, केशव प्रसाद मौर्य की। मैं तो केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं बहुत मेहनत किया था उस व्यक्ति ने। यह बात दिगर है कि उसकी राजनीति किस किस्म की है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल, अमित शाह की तिगड़ी ने जो पूरा का पूरा चुनाव का फ्रेम तैयार करके जो रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए ये लोग, योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा तो अलग टप्पू मुख्यमंत्री बन गए। मनोज सिन्हा को बनना था, मनोज सिन्हा बनारस आके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे थे। हमने पूछा मनोज जी शपथ लेंगे, कहे लग तो रहा है यार, और पता लगा कि योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली। तो योगी आदित्यनाथ ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो भूल गए इस बात को कि इसके पीछे कितने लोगों का श्रम जुड़ा हुआ है। इस पूरे संगठन का, भाजपा का जो श्रम जुड़ा हुआ है, उसकी उन्होंने अनदेखी की, संगठन की अनदेखी की। और सबसे बड़ी बात, अन्य जातियों के जो विधायक थे और मंत्री थे, उनकी अनदेखी की। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिंदी भाषी राज्यों में अहंकार से, घमंड से सरकार नहीं चलाई जा सकती, किसी कीमत पर नहीं चलाई जा सकती। और इनका अहंकार यह साफ साफ नजर आ रहा था। हुआ क्या कि 2017 में जब वो सीएम बने, उसके बाद उन्होंने धीमे धीमे करके अपना, माने मैं जानता हूं कि खाली एक वो था अवनीश अवस्थी जो गृह सचिव थे, उनके साथ और 2-4 लोग और आईएएस जो अधिकारी हैं, उनके अलावा किसी मंत्री से उनका कोई बेहतर संबंध रहा हो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। केशव प्रसाद मौर्य से तो बातचीत नहीं करते थे। अभी मैं देख रहा था एक टीवी का इंटरव्यू जिसमें किसी ने कहा कि आप तो जितनी बार मुलायम सिंह यादव से मिलने चले गए, आप उतनी बार केशव प्रसाद मौर्य से मिलने नहीं गए। तो भाई एक पार्टी का वो उप मुख्यमंत्री है, आप उसकी लगातार उसका असम्मान कर रहे हैं, वह कुछ करना चाहता है, आप करने नहीं दे रहे। दिनेश सिंह जो है उप मुख्यमंत्री, वो तो बेचारे खामोश होकर अपने आप को समझ गए कि हमारी स्थिति यही रहेगी, वह चुप हो गए। केशव प्रसाद मौर्य क्यों चुप रहेंगे भाई? उसने तो उत्तर प्रदेश चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई, आपसे बड़ी भूमिका निभाई है, वो क्यों चुप रहेगा? तो हुआ ये कि लगातार उनकी हक तलफी की गई। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं, तो छोटा भाई कहते हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केशव प्रसाद मौर्य की भी उसमें सहमति रही, या फिर केशव प्रसाद मौर्य ने खामोश रह करके स्वामी प्रसाद मौर्य को इजाजत दे दी, या कहिए कि उनके लिए लाइक खोल दी कि जाइए आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाइए। यह बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भी है इस्तीफा देने के बाद भी कि केशव हमारे छोटे भाई हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस टूटन को, इस जो बागी हो रहे थे, जो फूट थी, उसको रोकने की कहीं से कोशिश नहीं की। यह सच्चाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफे के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य से बात किए, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि स्वामी प्रसाद मौर्य को फोन करके कहें कि आप कृपया करके आप पार्टी छोड़ के मत जाइए, आप का सम्मान है, बताइए। मुकदमा हो गया उनके खिलाफ, उसके तत्काल बाद जैसे ही पार्टी छोड़ा उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो यह एक बड़ी कमी रही कि किसी को साथ लेकर के यह नहीं चले। दूसरी चीज, एक बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सुन रहे हैं मुझे, या जो भी पार्टी के नेता, कई मित्रों को मैं देख रहा हूं जो बीजेपी में बड़े पदों पर भी है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारी देश की जनता का, खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां की पब्लिक बहुत शांति प्रिय रही है। ये चाहते भाई, सरकार तो जैसे तैसे चलती रहती है, चलाता तो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी चलाती है, लेकिन ये ज्यादा पसंद नहीं करते नफरत को, हिंसा को, और इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने वाली बेवजह की चीजों को बहुत लंबे समय तक पसंद नहीं करते। और मूल रूप से उत्तर प्रदेश का जो समाज है, वह पिछले 3 दशकों से लगातार जो जातिवादी विभाजन हुआ, वह इतना तगड़ा हुआ है कि उसको आप लंबे समय से उस विभाजन से दूर नहीं रख सकते। इन्होंने कोशिश ये की कि हम सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कर देंगे, और उसमें जो जातिवाद के आधार पर समाज बटा हुआ है, कम से कम हिंदू वोट एक तरफ आ जाएगा, मुसलमान 20%। अब जब 5 साल काम नहीं किए योगी जी तो 80-20 की बात कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। लेकिन हुआ उल्टा। उत्तर प्रदेश में यह बात सारे के सारे विधायक जानते हैं,
विपक्ष जानता है, विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, केंद्र भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, प्रियंका गांधी भी जानती है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब वहां का समाज इस बार जो चुनाव लड़ने जा रहा है वह पूरे तरह से अपने दिमाग में अपनी जाति को रख करके चुनाव मतदान करेगा कि हमारी जाति का ध्यान रखा गया कि नहीं, हमारी हक तलफी की गई। अल्पसंख्यक वोट डालने जाएगा, सोचेगा, यो दिमाग लगा के देगा कि हाँ भाई क्या किया हमारे साथ सीए एनआरसी में, क्या किया जब थाने में हम मुकदमा कराने का ये तो क्या किया। यादव सोचेगा कि कितने लोगों के पैर में गोली मारी गई। दलित सोचेगा कि हमें क्या दिया गया, हमें कौन सी मजदूरी दी गई। किसान सोचेगा कि हमको भैया किस चीज का, हमारी गन्ने के फसल का सही दाम क्यों नहीं मिला, हमारा धान क्यों नहीं बिका। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत अच्छी खबर है और ये एक शानदार खबर है कि इस बार जो मतदान होने जा रहा है उसमें जातिवादिता जो है, आप कह सकते हैं कि हाँ सामाजिक, आप जिसको जातिवादी, मैं शब्द वापस लेता हूं, सामाजिक न्याय जो है वह सर्वोपरि हो गया। और जो जातिवादिता जिसकी बात की जाती है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू और हिंदुओं में सवर्ण और दलित और पिछड़े, उनके बीच की जो खाई थी वह तो जुड़ी है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि जिस प्रयोग के आधार पर भाजपा खुद को फिर से सत्ता में लाने चाहती थी वह पूरा का पूरा प्रयोग जो है टूट गया है, पूरा का पूरा प्रयोग खराब हो गया है, यह साफ दिखता है। तीसरी चीज जो समझ में आती है जिस वजह से यह टूटन हो रही है, यह पार्टी बीजेपी टूट रही है, एक बात का अंदाजा सबको लग गया है। जिस तरह से अरविंद शर्मा का प्रकरण आया पिछले साल, आप सबको याद होगा कि मोदी जी के चहेते ही अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। आरएसएस के तमाम लोगों ने आकर के योगी आदित्यनाथ से बात करने की कोशिश की, उनसे कहा भी गया कि इन लोगों को, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जगह अड़े रहे। पार्टी के भीतर का, संगठन के भीतर का जो विवाद था वह सतह पे आया और अरविंद शर्मा जो है उनको मंत्री नहीं बनाया गया, बात मुख्यमंत्री बनाने की थी। तो एक बात बिल्कुल सच है कि जो संगठन है भाजपा का वह कम से कम एक बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ को वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता। और यह बिल्कुल तय है कि किसी तरह से मान लीजिए 1%, 0.1% बीजेपी की सरकार बन भी जाती है तो योगी आदित्यनाथ को वह मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, कम से कम आरएसएस तो नहीं बनने देगा। क्योंकि एक बात सच है, अगर ऐसा हुआ, अगर कहीं से भी योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की तो भी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ेगी और टूट जाएगी। आप नोट कर लीजिए, इस बात को कह रहा हूं कि अगर भाजपा में योगी आदित्यनाथ ने अपने जिद के दम पर फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की तो पार्टी में एक बड़ा विभाजन चुनाव के बाद भी मिल सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद तो है ही नहीं इस बात की, बहुत कम उम्मीद है कि भाजपा सत्ता में दोबारा आएगी। और एक बात यह भी साफ दिख रही है, आप सबको भी दिख रही होगी, कि अमित शाह ने खासतौर से जो उत्तर प्रदेश में पूरा उन्होंने एक इस बात की को कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2017 में सरकार बने उसकी भाजपा की, उसके पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की। और यह बात सच है कि भाजपा के सत्ता में आने की जो बड़ी वजह थी वो अमित शाह की मेहनत थी। अब हो क्या रहा है, इसके पीछे की वजह आप खुद भी एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को लेकर के आंखें बंद कर ली है। नरेंद्र मोदी की अपने तौर तरीके हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वह यूपी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी के साथी अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के वैसे उग्र नहीं दिखाई दे रहे जैसे वह पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार वो रैलियां कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने पूरा एकदम शंखनाद कर दिया था कि इस बार बंगाल हमारा होगा, उत्तर प्रदेश को लेकर के अमित शाह उस तरह से गंभीर
नहीं दिखाई देते, उस तरह से गंभीर राजनाथ भी नहीं दिखाई देते। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वह भी कहीं से इसको लेकर के गंभीर नजर नहीं आते। अब इस जो ये अचानक जो गंभीरता का अभाव है शीर्ष नेताओं में, उसकी वजह एकमात्र योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि यह लोग उनको पसंद नहीं करते। और यह भी सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ भी इन लोगों को पसंद नहीं करते। दरअसल एक भ्रम की स्थिति भी है, जो ये टूट रही है पार्टी बीजेपी, उसके पीछे एक भ्रम की स्थिति भी है। दरअसल मुझे लगता है ऐसा कि मोदी अमित शाह की जो टीम है, उनको कहीं ना कहीं से यह लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हमने सामने नहीं खड़ा किया तो वह उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए भारी खतरा हो सकते हैं। जैसा कि रहे भी है, पूर्व के जो चुनाव होते थे उसमें वो अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए करते थे भाजपा के लोगों के खिलाफ ही। लेकिन एक बात सच है कि योगी आदित्यनाथ का अपना व्यक्तित्व जो है, जो योगी आदित्यनाथ की आभा थी, वह मुख्यमंत्री बनने के बाद बेहद कमजोर हुई है। अगर कल को अयोध्या में योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाते हैं तो इस पे आश्चर्य मत करिएगा। वहां पवन पांडे खड़ा है समाजवादी पार्टी का, उनके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े होने जा रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा चल रही है, अगर वो खड़े हो जाते हैं, वो उनको आप कमजोर कहीं से मत आकिएगा तो अयोध्या जान लीजिए उनके लिए वाटरलू भी साबित हो सकता है। वो आसान नहीं होगा योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या को पार पाना। तो योगी आदित्यनाथ ने, बाबा थे, बड़ा उनका मान था गोरखनाथ मंदिर में, और उन्होंने अपने मान को कम किया। उनका मान कम हुआ है मुख्यमंत्री बनने के बाद। हमने यह सवाल उनसे किया भी था। हमने जब हमारी मुलाकात हुई उनसे अभी 2 साल पहले, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था, तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपको लगता नहीं है कि आपका अपना मान कम हुआ है जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, महंत का काम अलग था, एक नया अनुभव था, हम उस अनुभव को हासिल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत योगी आदित्यनाथ से बेहद कमजोर साबित हुए हैं। अब विधानसभा चुनाव के लिए अब टिकटों की घोषणा हो रही है। देखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में, बल्कि समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, बसपा में भी टिकटों के वितरण के बाद एक भगदड़ और मचेगी। इधर बीच तो हम बीजेपी का ही देख रहे हैं। 3-4 दिनों के भीतर अभी और लोग भी भाजपा छोड़ करके जाएंगे। और यह बात, अब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को, हर एक आप दर्शक जो मेरे साथी हैं, हम चाहते हैं ये है ना कि आप भी उसको विश्लेषक की तरह देखें, और उससे देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो देश की राजनीतिक समझ है, उसको भी आप जानने का कोशिश करें। आपको बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि हिंदुस्तान, जिसे हिंदुस्तान के बारे में अंग्रेज कहा करते थे कि यह भारत तो बन गया, लेकिन ये डेमोक्रेसी को संभाल नहीं पाएंगे, ये डेमोक्रेसी इनकी नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो डेमोक्रेसी तमाम संकटों के बावजूद, इमरजेंसी लगने के बावजूद बची रही। तो दरअसल वो अपने कैरेक्टर ऐसा है, हमारे जो सोसाइटी है उसका कैरेक्टर ऐसा है, इस देश का कैरेक्टर ऐसा है। तो क्या काम कर रहा है कि एक ऐसे प्रदेश में जहां पर अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, जहां पे प्रधानमंत्री विश्वनाथ मंदिर का अभी वो करने गए थे, देखा आपने क्या किया, कॉरिडोर का उद्घाटन, वहां पर एक पार्टी को छोड़ करके लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि क्या है, काट लेगी, लग रहा है उनको कि भाजपा उनका क्या नुकसान कर देगी। तो अब इसको समझने की जरूरत है। और एक बात बिल्कुल तय है कि हमको इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत चौंका देने वाले नतीजे सामने आने वाले हैं। और एक दूसरे के प्रति कहीं से भी मन में, देखिए चुनाव का माहौल है, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। अन्याय हारे, जो जनहित की, जन सरोकारी सरकारें हैं वो जीते, यह बेहद जरूरी है किसी भी राज्य का चुनाव हो। और दरअसल जो सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग एकदम मूड बनाना चाहते हैं पब्लिक को। बीजेपी की यह बहुत खराब सोच है। वह जो एक चलता है, कोई देश चलता है, वो तर्क के आधार पे चलता है, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पे चलता है, उसकी जगह पे ये मूढ़ता लाना चाहते हैं।
उससे बहुत चिढ़ है, उससे बेहद नफरत है हम सभी को। मुझे तो खास तौर से नफरत है। हमको मूढ़ समाज नहीं चाहिए, बेवकूफ समाज नहीं चाहिए, जो व्हाट्सएप पढ़ करके बोले वैसा, वो हिंदू हो मुसलमान हो वैसा समाज नहीं चाहिए। हमको समझदार समाज चाहिए, जो किताबें पढ़ के निर्णय ले, जो समझ सके कि क्या सही है क्या गलत, उसका निर्णय ले, जो संवेदनशील हो, जो किसी की हत्या करने का आवाहन न करे, जो किसी को नेस्ता नाबूद करने का आवाहन न करे, जो इसलिए मतदान नहीं करे कि हमको एक समुदाय को देश के बाहर या प्रदेश के बाहर खदेड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 की वोटिंग इसलिए हुई थी कि उत्तर प्रदेश मुसलमानों से खाली हो जाएगा। लो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं होगा, क्योंकि यह सच्चाई है कि इस देश में हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो अंततः एक हो जाएंगे। आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, कल एक मित्र ने मुझे एक पीडीएफ फाइल भेजी थी 20-25 पेज की। आप लोगों को दिखाऊंगा तो आश्चर्य करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों से चर्चा करूं, लेकिन चूंकि दिमाग में अभी आया तो मैं बता भी दे रहा हूं। 25 पेज की इस पीडीएफ फाइल में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के एजेंडे का खुलासा है। बीजेपी के द्वारा तैयार की गई उस फाइल में पहले पन्ने पर है कि अब हम हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप कल्पना करिए कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका दिमाग, उनके पास एकमात्र हथियार है तो वह है हिंदू और मुस्लिम का हथियार। अब तो हिंदू वर्सेस सिख भी हो गया। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ सके। न तो उनके पास महंगाई से लड़ने का कोई मुद्दा है, न तो उनके पास जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का को लेकर के कोई जुनून है। वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये ऐसा वही करेगा जो पब्लिक को बेवकूफ समझेगा। और हिंदुस्तान की पब्लिक, यूपी की पब्लिक तो हरगिज बेवकूफ नहीं है। वो बाबा जी को अच्छी तरह समझ गई है और वो दिखा रही है अपना खेल। जो आपको अब तो जमीन पर प्रचार नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया पर ही सब कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से पब्लिक खुश है। मैं कुछ लिखता हूं तो मालूम हुआ आकर के सबसे पहले पंडित जी लोग ही टूटते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बाबा ये कर रहा था, बाबा वो कर रहा था। बाबा घूम गए हैं लोग भाई। आप रोजगार दे नहीं रहे हो, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 80 और 20। अरे क्या 80-20 ठेगा लोगे? 80-20 क्या कर लोगे भाई? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चुनाव को देखिए, मन मैला मत करिएगा एक दूसरे के प्रति और नजदीक से देखिए। खुश होने की वजह है, लेकिन एक बात और भी जो इस बात का दुख है, जो मैं पहले कह रहा था अभी फिर से कह रहा हूं, कि जो लोग भी छोड़ रहे हैं बीजेपी, वह बराबर के गुनाहगार है। वह बीजेपी ने जो जो गुनाह किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बराबर शामिल रहने वाले लोग हैं। और एक बात और भी सच है कि अगर उनको फिर से अवसर मिलेगा वो फिर से पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को बहुत सोच समझ के, समझदारी, अपने आप को लीडर बनाने का मौका है अखिलेश यादव के पास। यह चुनाव अखिलेश यादव को लीडर बना देगा अगर वो सही ढंग से चले। तो उन्हें कम से कम बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। हर आदमी जो बाहर से आ रहा है वह टिकट की आशा में आ रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हरगिज न करे और इस बात को जान ले, जो छोड़ करके आ गया, जो बीजेपी को छोड़ के आ गया, भले वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे दारा सिंह चौहान हो, अगर उनसे फायदा नहीं दिख रहा है तो उनको टिकट ना दे, रहने दे उनको महत्वहीन। उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। न तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होने वाला है, न तो विपक्ष में किसी का नुकसान होने वाला है। और यह भी जरूरी है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष के अन्य दलों से अपने संबंध को बेहतर कर ले। हम फिर मिलेंगे आपसे और फिर विश्लेषण करेंगे क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और अभी यूपी में जा रहा हूं जल्द ही 2-4 दिनों के भीतर, और वहां से भी आपको सारी कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल एक अच्छी कहानी बनारस से यह है कि कम से कम जो मुझे अभी ताजा खबर मिली है कि 2 सीटें बीजेपी जो पूर्व में हासिल की थी 2017 में, वह हार रही है।
और एक दूसरी बड़ी खबर है, साथी संतोष राय देख रहे होंगे, उन्होंने बताया और यह बात मुझे अन्य स्रोतों से भी पता लगी कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी कि विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को मुद्दा बनाएंगे चुनाव में, लेकिन वह मुद्दा फेल हो गया है, क्योंकि बनारस के लोगों ने जो मंदिर उन्होंने उजाड़ा था विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में, उसको लेकर के खूब हल्ला मचाया है और उसको लेकर के बीजेपी की बदनामी हो रही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।